So guys, what's up? This is Amit Majan. I hope that you are doing absolutely well. So भाई और बहनों, आज हम लोग करेंगे जीएसटी के अमेंडमेंट्स फॉर इंटर स्टूडेंट्स जो लोग एग्जाम्स उनके दे रहे हैं सितंबर 25 या फिर दिसंबर 25 में। बहुत दिनों से ये अमेंडमेंट का वीडियो मुझे बनाना था, बट देखो मैंने क्या किया है। आई हैव कंपाइल्ड ऑल द अमेंडमेंट्स एंड आई हैव मेड वन वीडियो, एंड ये जो वीडियो है उसके अंदर मैंने सब रेलेवेंट जीएसटी का अमेंडमेंट्स मैंने कवर किया है, और मैंने बहुत क्रिस्प मैनर में सब कुछ कवर किया है तुम्हारे लिए। सर ये नोट्स हम लोगों को किधर मिलेंगे? नोट्स तुम लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हम लोग ये बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो सर ये अमेंडमेंट्स डिफिकल्ट है क्या? बिल्कुल नहीं भाई, एकदम बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। मैं एक चीज बोल सकता हूँ, जो मई 25 एंड जून 25 के लिए अमेंडमेंट्स आए थे ना, वो अच्छे से करो, और ये एक बार वीडियो देखा ना तो भी इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। नो नीड टू वरी एट ऑल। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर से। पर यस, बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज ये चैनल पे आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। और एक बार फटाफट लाइक भी कर दो। स्टार्ट करते हैं सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई अंडर जीएसटी में अमेंडमेंट नंबर 1 जो है वो है नेगेटिव लिस्ट में। नेगेटिव लिस्ट में दो एंट्रीज ऐड हो चुके हैं, एंड वो है को इंश्योरेंस एंड री इंश्योरर का। ओके, आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। होता क्या है देखो, दिस इज वन पर्सन जिसको इंश्योरेंस निकालना है। वो जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, और इंश्योरेंस कंपनी जो होता है वो क्या करता है, वो बोल देता है कि भाई अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं पैसा दे देगा। ठीक है, अभी उसके लिए कवर फॉर एग्जांपल 1 करोड़ है, एंड प्रीमियम जो पे करता है वो पर्सन, वो है 1 लाख रुपए फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये जो 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे होता है ना, उस पे क्या लगता है मालूम है दोस्त? जीएसटी लग जाता है। ठीक है, बट कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा लगता है, यार यार ये कवर बहुत बड़ा है, हम लोगों को जो रिस्क है ना अपना, वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि आई डोंट वांट टू टेक 100% रिस्क, तो इससे क्या करूंगा, 20% रिस्क जो है वो मैं एक री इंश्योरेंस कंपनी या फिर को इंश्योरेंस कंपनी को दे दूंगा। तो ये जो कवर है 1 करोड़ रुपीज, 20% विल बी हैंडल्ड बाय दैट को इंश्योरेंस कंपनी, एंड 80% विल बी 80% ऑफ द रिस्क विल बी टेकन बाय मी। बराबर। नाउ इन दिस केस इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी जाता है को इंश्योरेंस कंपनी के पास या री इंश्योरेंस कंपनी के पास। उसको जाके बोलता है कि यार मेरा जो रिस्क है ना, थोड़ा सा मुझे ट्रांसफर करना है 20% तक। तुम लोग कर सकते हो क्या? इतना रिस्क बेयर कर सकते हो क्या? डेफिनेटली यस। नाउ द पॉइंट इज, कैन आई से इंश्योरेंस कंपनी विल पे सम काइंड ऑफ प्रीमियम टू दिस को इंश्योरेंस कंपनी? ये थोड़ी फुकट में काम करेगा। करेक्ट। तो ये जो भी पेमेंट किया जाता है ना, गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई, ये नेगेटिव लिस्ट में बोला है कि ये जो सप्लाई है, ये जो ट्रांजैक्शन है, इसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। इसके वजह से एनी पेमेंट विच इज मेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू री इंश्योरेंस कंपनी या को इंश्योरेंस कंपनी, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बट उसका एक कंडीशन है, अगर सेकंड लेग पे जीएसटी नहीं लगाना होगा, तो यू हैव टू इंश्योर दैट ये फर्स्ट लेग पे जीएसटी लगना चाहिए। अगर फर्स्ट लेग पे जीएसटी लगा होगा, देन इन दैट केस ये ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं लगेगा। गुड क्वेश्चन इस पे बन एक अच्छा क्वेश्चन इस पे बन सकता है। गुड पॉइंट टू कंसिडर फॉर योर एग्जाम्स, राइट? तो ये हो गया इंश्योरेंस एंड को इंश्योरेंस की बात, बराबर, जिधर मैंने थोड़ा सा रिस्क ट्रांसफर किया। मैं अभी दूसरे पॉइंट पे आता हूं, जिधर थोड़ा सा धंधा समझो कि कैसे होता है। अगेन दिस इज द सेम पर्सन जिसको इंश्योरेंस निकालना है। ये इंश्योरेंस कंपनी आ गया, बराबर। ये पर्सन ने इंश्योरेंस कंपनी को 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया, उस पे लगेगा जीएसटी, लग गया। अभी इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि मुझे इसका रिस्क चाहिए ही नहीं। तो इसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा का पूरा जो रिस्क था वो किसको ट्रांसफर कर दिया? पूरा धंधा ट्रांसफर कर दिया। किसको? री इंश्योरेंस कंपनी को। वो बोल रहे कि भाई मैंने तो वो पर्सन से पैसा ले लिया है, बट द पॉइंट इज मुझे इसका रिस्क चाहिए ही नहीं, तो मुझे, मैं क्या कर रहा हूं, पूरा का पूरा ये जो इंश्योरेंस है मैं तुझे ट्रांसफर कर रहा हूं। ठीक है, कवर ट्रांसफर कर। तो पूरा का पूरा रिस्क जो था उसने री इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर किया। अभी ऑफकोर्स प्रीमियम भी पे करेगा, एब्सोल्युटली। बट कैन आई से ये इंश्योरेंस कंपनी की वजह से ये री इंश्योरेंस कंपनी को धंधा मिला? ये इंश्योरेंस कंपनी की वजह से ये री इंश्योरेंस कंपनी को धंधा मिला। यस। तो इसको जो धंधा मिला है, वो इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि मुझे इसका चाहिए कमीशन। मुझे इसका क्या चाहिए? कमीशन चाहिए। और वो कमीशन को बोला जाता है सीडिंग कमीशन। वो कमीशन को क्या बोला जाता है? सीडिंग कमीशन। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सर ये जो सीडिंग कमीशन, मतलब जो सप्लाई किया है इंश्योरेंस कंपनी ने री इंश्योरेंस कंपनी को, जिसके अगेंस्ट सीडिंग कमीशन पे हो रहा है, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको सप्लाई हम लोग मानेंगे क्या अंडर द डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, अंडर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी? तो उन्होंने बोला ये जो सीडिंग कमीशन है ना, ये सीडिंग कमीशन का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। अंडरस्टैंडिंग? इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। Are you understanding this? So these are the 2 points. Para 9 में बेसिकली ये ऐड किया, सर्विसेज ऑफ को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई। इसका कंडीशन क्या है? इसका कंडीशन एक है कि फर्स्ट लेग पे तुम लोग ने टैक्स भरना चाहिए। सेकंड पॉइंट,
सर्विसेज बाय द इंश्योरर टू द री इंश्योरर। कौन सा इंश्योरर ने सर्विस दिया? धंधा बेचने का। बराबर, मेरे वैसे धंधा मिला ना भाई तुझे, तो पैसा निकाल। तो पैसा क्या होगा? सीडिंग कमीशन। सीडिंग कमीशन पे जीएसटी नहीं लगेगा। बराबर। तो ये तुम्हारे दो पॉइंट्स होते हैं फ्रॉम सप्लाई अंडर जीएसटी का चैप्टर। ठीक है, तो दिस इज योर अमेंडमेंट नंबर 1। कम टू चार्ज अंडर जीएसटी। चार्ज अंडर जीएसटी के अंदर चार अमेंडमेंट्स एक्चुअली, छोटे छोटे एकदम चिंटू चिंटू अमेंडमेंट्स है सब। एक आरसीएम में एंट्री ऐड हो चुकी है, दैट इज सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। वापस बोलता हूं, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। इसका मैं छोटा सा तुम लोगों को एग्जांपल नीचे समझाता हूं। लेट्स सी व्हाट इज दिस। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर कौन सा होगा, ठीक है, वो रजिस्टर्ड पर्सन ने दिया हो या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने दिया हो। अगर घर दिया हो, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग घर, अगर एक दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को दिया होगा, तो इट इज टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। वी ऑल नो दिस। इसका एक एक्सेप्शन भी है, सोल प्रोप्राइटर वाला। आई होप यू रिमेंबर। अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग कोई भी पर्सन ने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया होगा, तो इट इज नो टैक्स, उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, इधर तक तो मालूम है। अभी आते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी पे आ गई है अमेंडमेंट। कमर्शियल प्रॉपर्टी पहले क्या था? किसी ने भी सप्लाई किया, रजिस्टर्ड पर्सन को किया हो या अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया हो, ऑलवेज अंडर एफसीएम। ये पहले का लॉ था। पर अभी उन्होंने क्या बोला है, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में कौन सप्लायर है वो भी देखेंगे। अगर सप्लायर एक रजिस्टर्ड पर्सन है और अगर रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई हो रहा है, तो आरसीएम की जरूरत है क्या? नहीं ना, सप्लायर ही रजिस्टर्ड है, तो इसकी वजह से हम लोग फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से ही टैक्स करेंगे। बराबर। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन ने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया होगा, इधर भी आरसीएम की जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं है। इसकी वजह से इधर भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से ही टैक्स होगा। पॉइंट आता है यूआरपी टू आरपी के केस में, मतलब जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसके पास एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है। समझो फॉर एग्जांपल यू आर अ स्टूडेंट, बराबर, यू आर एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, तुम्हारे पास एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, और वो तुम लोग ने एक रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दिया। अगर इस पे एफसीएम लगाया तो इधर टैक्स लगेगा ही नहीं, बिकॉज सप्लायर कौन है? अनरजिस्टर्ड पर्सन है। वो बोलेगा मैं क्यों टैक्स कलेक्ट करूं, मैं तो रजिस्टर्ड हो ही नहीं। इसके वजह से गवर्नमेंट को हो रहा था नुकसान, और इसके वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करते हैं, अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ने सप्लाई किया एक रजिस्टर्ड पर्सन को, तो अल्टीमेटली तो रेसिपेंट जीएसटी का बर्डन बेयर करने वाला है। तो यार ओनली बिकॉज सप्लायर इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस क्यों करे? इसकी वजह से दे सेड दैट यूआरपी टू आरपी जब भी सप्लाई किया जाता है, तभी हम लोग एफसीएम नहीं, तभी आरसीएम के अंदर टैक्स करेंगे। तभी आरसीएम के अंदर टैक्स करेंगे, एंड वी विल आस्क दिस रजिस्टर्ड पर्सन हु इज अ रेसिपिएंट, वी विल आस्क हिम टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दिस इज यूआरपी टू आरपी, एंड अगर यूआरपी टू यूआरपी होगा तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टैक्स। बराबर। तो ये जो पॉइंट है ना, ये उन्होंने आरसीएम के पॉइंट में कवर किया। सो वी हैव टू हैव 360 डिग्री व्यू ऑफ द एंटायर कॉन्सेप्ट। इसके लिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझाया, बट ये बेसिकली अपने पॉइंट में आता है। यूआरपी टू आरपी कमर्शियल प्रॉपर्टी अभी पढ़ो। ओके, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी। कौन दे रहा है? अनरजिस्टर्ड पर्सन। किसको दे रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन को। खेल खत्म। बराबर। और ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है ना, ये कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं होना चाहिए, ये कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं होना चाहिए। कॉम्पोजिशन स्कीम में होगा तो आरसीएम नहीं लगेगा। बराबर। ओके, ठीक है। तो आएगा, समझो पॉइंट नंबर 2 ये कंप्लीट हो गया। अमेंडमेंट नंबर 2। अमेंडमेंट नंबर 3, स्पॉन्सरशिप फीस। एकदम मस्त था। स्पॉन्सरशिप फीस क्या होता है, मैं तुम लोगों को बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। अभी तो क्या रेगुलर बैच नहीं चल रही है, ये तो अमेंडमेंट वीडियो चल रहा है, बराबर। तो फटाफट एकदम तुम लोगों को एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ। स्पॉन्सरशिप के केस में एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, इन आरसीएम स्पेसिफिकली, मतलब आरसीएम के केस में स्पेसिफिकली एक चीज दिमाग में डालना कि भाई द पर्सन हु मेक्स द पेमेंट, द पर्सन हु मेक्स द पेमेंट इज अ सर्विस रेसिपिएंट। The person who makes the payment is a service recipient, because sponsorship is that one thing जिधर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन रेसिपिएंट है और कौन सप्लायर है। पब्लिक को मालूम रहता है, पब्लिक को मालूम रहता है कि भाई इस पे लगता है आरसीएम। अरे पर आरसीएम ये मालूम है, पर ये रेसिपिएंट कौन है, सप्लायर कौन? करेक्ट है। अगर ड्रीम इलेवन ने बीसीसीआई को बोला कि भाई तुम्हारे टी शर्ट पे मेरा नाम होना चाहिए, ये हो गया स्पॉन्सरशिप। उस पे लगता है आरसीएम, ठीक है चलो, इस पे लगता है आरसीएम समझो। तो इस पे रेसिपिएंट कौन, सप्लायर कौन? तो ये कभी कभी
प्रॉब्लम होता है। इसके वजह से एक चीज हमेशा याद रखना, जो पैसा पे करेगा वो रेसिपिएंट, बराबर। ओके, अभी इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए। अमेंडमेंट्स क्या है देखो, एकदम सिंपल। सप्लायर लेफ्ट हैंड साइड, रेसिपिएंट राइट हैंड साइड, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ये लिख दो। अभी ऐसा अगर कौन सा ट्रांजैक्शन होता है, मतलब क्या, अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने सर्विस दिया है टू बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म, वापस बोल रहा हूं, समझना अच्छे से। एक अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने अगर सर्विस दिया है पार्टनरशिप फर्म, सॉरी, सर्विस दिया है स्पॉन्सरशिप सर्विस का टू बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, देन इन दैट केस इसमें लगेगा आरसीएम। प्लीज अंडरस्टैंड हियर, सप्लायर इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड रेसिपिएंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ऐसा अगर जा रहा है तो आरसीएम, बाकी एनी कॉम्बिनेशन यू टेक इट इज गोइंग टू बी व्हाट, एफसीएम। एंड दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन दिस वे, राइट। सो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, उस पे लगता है आरसीएम, बाकी सब कॉम्बिनेशन पे क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। एक एग्जांपल लेता हूं, फिर ये अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आएगा, कंपनी छोड़ के। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म किधर आएगा, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट में आएगा, करेक्ट है। सो पार्टनरशिप फर्म ने अगर सर्विस दिया है बॉडी कॉर्पोरेट को या फिर पार्टनरशिप फर्म को, आरसीएम लग जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो ये हम लोग ने 3 अमेंडमेंट्स अभी तक किए भाई। टोटल 15 अमेंडमेंट्स है, 3 अमेंडमेंट्स एकदम फटाफट कंप्लीट हो गए, एकदम आगे के बहुत इजी इजी है। अमेंडमेंट नंबर 4 पे आता है। तुम लोग ने एक पॉइंट देखा होगा कभी भी पहले, अगर पढ़ाई किया होगा तो, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, सर्विसेज सप्लाइड बाय लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी आर टैक्सेबल अंडर आरसीएम। ये अमेंडमेंट नहीं है भाई, ये नॉर्मल लॉ है कि अगर लोकल अथॉरिटी ने एक बिजनेस एंटिटी को सप्लाई किया होगा तो उस पर लगता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हम लोग लोकल अथॉरिटी मानेंगे क्या? ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट बोल सकते हो। सो उन्होंने बोला कि भाई देखो, दिल्ली डेवलपमेंटल अथॉरिटी जो है ना, वो हम लोग लोकल अथॉरिटी नहीं मानेंगे, क्योंकि एक, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एक सेक्शन है, सेक्शन 269 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जिसके अंदर लोकल अथॉरिटी का उन्होंने क्या डिफाइन किया है, रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात किया। तो ये अगर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गए तो तुम लोकल अथॉरिटी हो, बट ये जो रिक्वायरमेंट्स है, ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी फुलफिल नहीं कर रहा है। इसके वजह से एक चीज सिर्फ याद रखना कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी। अंडरस्टैंडिंग? दिस इज योर अमेंडमेंट नंबर 4। एक नंबर सर आगे बढ़ते हैं, अमेंडमेंट नंबर 5 पे, 9(1). सेक्शन नंबर 9(1) में क्या बोला था भाई, सेक्शन नंबर 9(1) में बोला था कि अगर तुम्हारा जो भी, देखो, सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक्सेप्ट फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब दारू छोड़ के सब पे जीएसटी लगेगा, बराबर। अभी दारू जो है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसके साथ साथ उन्होंने और एक चीज ऐड कर दी है, दैट्स इट। एंड एन undenatured extra neutral alcohol or rectified spirit used for manufacturing of alcoholic liquor for human consumption। सर ये क्या है, ये बेसिकली क्या है ना, दिस इज बेसिकली a substance which is used as a base for making an alcohol, बराबर। सर ये हम लोगों को वर्ड टू वर्ड याद रखना है क्या? अगर मैं हाँ बोला, याद रखोगे क्या? नहीं ना, तो नहीं रखने का है, ठीक है। एक बार सिर्फ पढ़ के रखना है, एक बार सिर्फ पढ़ के रखना है। अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, ऐसे कुछ दिखा तो समझ जाना कि भाई ये अमेंडमेंट वाला पॉइंट है, इस पे भी जीएसटी नहीं लगने वाला, करेक्ट। अंडरस्टैंडिंग? दिस इज योर अमेंडमेंट नंबर 5। कुछ भी डिफिकल्ट है क्या भाई? कुछ नहीं है रे। आता है टाइम ऑफ सप्लाई, आ जाओ। टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग ने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है, और याद हो करो, 5-5 मिनट में तुम लोगों को मैंने मेमोरी टेक्निक दिया था टाइम ऑफ सप्लाई का। अगर नहीं देखा होगा मेमोरी टेक्निक टाइम ऑफ सप्लाई का, तो मेरा सुपर रिवीजन तक जाके देखना। सुपर रिवीजन के अंदर तुम लोगों को टाइम ऑफ सप्लाई का मेमोरी टेक्निक भी दिख जाएगा, एकदम चकाचक तरीके से हो जाएगा कंप्लीट तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, नाउ ये क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज में आते हैं। देखो, टाइम ऑफ सप्लाई वाज इन केस ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई वाज इन केस ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के केस में याद करो रे भाई, सर्विसेज के केस में क्या था, सर्विसेज के केस में था दो पार्ट्स, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या था, whether the invoice has been raised within the time limit or no. If the answer is yes, टक टक, if the answer is no, टक टक, बराबर। बट मैं अभी एफसीएम नहीं, मैं आरसीएम का बात कर रहा हूं। मैं किसका बात कर रहा हूं, आरसीएम का। आरसीएम के केस में दो पॉइंट्स थे। तुम लोग ने वेदर यू हैव टेकन द सर्विस, whether you have taken the service or availed the service from a non-associated enterprise or associated enterprise, right? ये देखो ना इधर आगे, from non-associated enterprise or associated enterprise, बराबर। तो इसमें हम लोग ने देखा था कि भाई अगर नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज होगा तो डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर।
और एसोसिएट एंटरप्राइज होगा तो ये। ओके सर। अभी क्या होता था मालूम है? तुम लोगों को बोलता हूँ, ये तो ओरिजिनल लॉ है। क्या होता था अगर कोई भी सप्लायर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और अगर उसने कौन सा सप्लाई किया होगा मुझे, ठीक है? ड्यूरिंग दैट केस अगर मैंने कौन सा सप्लाई रिसीव किया है फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, उस पे लगता है फॉर एग्जांपल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर इस पे हम लोग मुझे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, राइट? और मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, समझ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर लगता है, तो एक पॉइंट उन्होंने ऐड किया है और वो पॉइंट में क्या बोला है कि देखो, ये जो अभी तुम लोगों को मालूम होगा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है और सामने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, तो वो वैलिड टैक्स इनवॉइस रेज ही नहीं कर सकता। सो योर रजिस्टर्ड पर्सन पे वो टैक्स लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं हो रहा है। और इसके वजह से रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है? रजिस्टर्ड पर्सन सेल्फ इनवॉइस रेज करता है, खुद के ऊपर इनवॉइस रेज करता है। एकदम बराबर है, परफेक्ट एकदम। तो इन दिस केस जब भी यू अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई मिलता है सर्विसेज का, देन इन दैट केस मुझे जो सप्लाई मिलता है उस पे आरसीएम अगर लगता होगा, देन इन दैट केस मुझे सेल्फ इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, बराबर? तो इन दिस केस द पॉइंट व्हिच इज एडेड बाय द लॉ दिस टाइम इज, तो ये क्या होता था कि यार उसके लिए कुछ टाइम लिमिट ही नहीं था, करेक्ट? तो एक रूल नंबर 47 ए करके ऐड किया और उन्होंने बोला द टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस, जो सेल्फ इनवॉइस है, टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस इज विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ये रूल नंबर 47 ए उन्होंने ऐड किया और जिसके अंदर उन्होंने बोला द टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइसेज, जब भी सर्विस और गुड्स मिलेंगे उससे विद इन 30 डेज मुझे क्या करना है? इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज का जो भी पॉइंट था ना, ये 2 पॉइंट्स वो थोड़े अमेंड हो जाएंगे। क्या अमेंड हो जाएंगे? देखो, डेट ऑफ पेमेंट, so time of supply would be earlier of the following: date of payment, second, 61st day from the date of issue of invoice, if the invoice is issued by the rest, if the invoice is issued by the supplier होना चाहिए, if the invoice is issued by the supplier। अगर सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया है तो हम लोग जो ओरिजिनल लॉ है वही लगाएंगे, ये दो वाला, बराबर। बट अगर रेसिपिएंट इनवॉइस रिलीज कर रहा है, देन इन दैट केस डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, और मतलब बेसिकली दिस दिस और दिस विच एवर इज अर्लियर। अभी अगर सप्लायर इनवॉइस रेज कर रहा है तो 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अगर रेसिपिएंट इनवॉइस रेज कर रहा है सो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ये इनवॉइस कभी इशू होना चाहिए? विद इन 30 डेज होना चाहिए। तो तुम लोगों को ना पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन एग्जाम में दिया जाएगा कि भाई ये क्या हुआ एग्जैक्टली, रेसिपिएंट ने कभी इनवॉइस रेज किया। जस्ट तुम लोगों को देखना है कि टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस क्या है, विद इन 30 डेज है। तो अगर ये तुम लोगों को फॉर्मूला डालना है और देखना है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द टाइम ऑफ सप्लाई, सो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इफ इनवॉइस इज रेज बाय द रेसिपिएंट। कहना है रेसिपिएंट ने अगर इनवॉइस रेज किया तो हम लोग सिर्फ 1 एंड 3 देखेंगे, बराबर। और अगर सप्लायर ने इनवॉइस रेज किया तो 1 और 2 देखेंगे। समझ रहा है कि नहीं? तो एक रूल नंबर 47 ए का जो मैंने बात किया कि उसको 30 डेज के अंदर इनवॉइस रेज करना पड़ता है, वो सेम टू सेम पॉइंट किधर आएगा मालूम है? टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट में आ जाएगा। एंड दिस इज योर टाइम ऑफ सप्लाई का अमेंडमेंट। कुछ डिफिकल्ट था? एक चीज याद रखना, कभी एप्लीकेबल होगा यूआरपी टू आरपी, जब भी आरसीएम एप्लीकेबल होता है तभी ये बंदे को सेल्फ इनवॉइस रेज करना पड़ता है। वो कितने दिन में करेगा? विद इन 30 डेज करेगा। तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? बिकॉज उसको जीएसटी पे करना है ना गवर्नमेंट को, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इशू ऑफ डेट वेयर द रेसिपिएंट रेजेस द इनवॉइस, मतलब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस व्हिच एवर इज अर्लियर। अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? ओके। आ जाओ अभी नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट में बहुत सिंपल पार्ट है जो हम लोग सिर्फ इधर से पढ़ेंगे और मोर देन इनफ है अगर तुम लोग ने ये भी समझा तो भी। ओके, नाउ सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आई टेक वन एग्जांपल हियर ऑफ मारुति सुजुकी। ओके, ये एक मैन्युफैक्चरर है। ओईएम मतलब क्या? ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। क्या बोल रहा हूं? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ये मारुति सुजुकी है। अभी मारुति सुजुकी को डीलर्स पॉइंट करने पड़ेंगे ना भाई कि मुझे मेरा गाड़ी जाके आगे जाके बेचो। तो ये कौन होते हैं? डीलर्स होते हैं। और एक बहुत फेमस डीलर है जिसका नाम है साई सर्विस करके। ठीक है, तो क्या होता है जब भी मारुति सुजुकी ये डीलर को गाड़ी बेचता है ना, बराबर, ये जब भी गाड़ी बेचता है, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ में गाड़ियां बेची और उसके ऊपर 10 लाख रुपीज का जीएसटी पे किया, लगाया, अप्लाई किया। साई सर्विस ने 1 करोड़ का पेमेंट भी किया और देन 10 लाख रुपीज का जीएसटी भी उसने पे किया।
1 करोड़ प्लस 10 लाख दोनों का पेमेंट कर दिया। क्वेश्चन इज विल साई सर्विस गेट द आईटीसी? तो सर हम लोग ने तो पढ़ा था 17.5 के अंदर ब्लॉक टाइप बिकॉज अगर कौन सा भी मोटर व्हीकल परचेस किया तो रेसिपेंट के हाथ में वो ब्लॉक हो जाता है आईटीसी। बट उसमें दादा 2-3 कंडीशंस भी थे। उसमें 3 कंडीशंस भी थे। उन्होंने कंडीशंस मतलब एक्सेप्शंस। अगर वो 3 स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए अगर कोई परचेस कर रहा है देन इन दैट केस उस पे आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा। बराबर? और उसमें जो एक बिजनेस था दैट इज फर्दरेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स। मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं कि फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल्स मतलब मैं मोटर व्हीकल परचेस कर रहा हूं आई एम गोइंग टू सेल इट फर्दर। सो इफ आई एम डूइंग दिस बिजनेस आई विल गेट द आईटीसी। सो कैन आई से साई सर्विस इज फॉलोइंग विद इन दैट एंड दैट्स व्हाई साई सर्विस के लिए 17.5 ये ब्लॉक्ड आईटीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। विच मींस ये पूरे के पूरे 10 लाख का साई सर्विस को आईटीसी मिल जाएगा। एक नंबर सर। अभी देखते हैं कि साई सर्विस को आईटीसी का भी मिलेगा। इसके लिए कंडीशन नंबर सेक्शन नंबर 16 में कंडीशंस दिए और वो कंडीशंस में बोला है कि साई सर्विस के पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, साई सर्विस ने वो बिजनेस के लिए यूज करना चाहिए, साई सर्विस के पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। ये तो ठीक है सर। फोर्थ कंडीशन था साई सर्विस शुड रिसीव द गुड्स देन ओनली ही विल गेट द आईटीसी। बराबर? तो रिसीव हुए तो रिसीव होने के बाद ही आईटीसी मिलेगा। बराबर? तब क्या होता था मारुति सुजुकी क्या होता था मारुति सुजुकी अपने जो कार्स है वो कार्स ट्रांसपोर्टर को ये डेट पे दे देता था। कभी देता था ये डेट पे पर कभी ये डेट देखो वो है समझो 28/7/2025 को ये मारुति सुजुकी ने ट्रांसपोर्टर को गाड़ियां दे दी और यही गाड़ियां साई सर्विस को कभी पहुंची मालूम है? यही गाड़ियां साई सर्विस को पहुंची ऑन 7 अगस्त 2025। क्वेश्चन कम्स कि आईटीसी डीलर को कभी मिलना चाहिए जब भी मारुति सुजुकी ने गाड़ियां ट्रांसपोर्टर को दी तभी मिलना चाहिए और जब भी गाड़ियां साई सर्विस को एक्चुअली रिसीव हुई तभी मिलना चाहिए। यू विल से दैट जब भी रिसीव हुई तभी मिलना चाहिए बिकॉज गुड शुड बी एक्चुअली रिसीव्ड। बट उन्होंने ये अमेंडमेंट के द्वारा उन्होंने एक चीज बोला है कि जब भी जो मारुति सुजुकी अपने कार्स ट्रांसपोर्टर को देगी ना दैट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड रिसीट। That will be considered as what? Deemed receipt. मतलब ITC can be taken by the dealer when OEM hands over the goods to the transporter at the factory gate. मतलब ITC ये डेट पे ही वो लोग ले सकते हैं 28/7/25 को even though the dealer has not yet received the goods. ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर किया मतलब वो रिसीव हुआ ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे। इतना ही अमेंडमेंट है देयर इज नथिंग एल्स। ज्यादा पढ़ो मत। इतना सफिशिएंट है अगर पढ़ा तो भी। समझा कि नहीं? ओके आ जाओ अमेंडमेंट नंबर 8 पे। अमेंडमेंट नंबर 8 यू ऑलरेडी नो दिस। एक सप्लायर है अनरजिस्टर्ड है टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट का सॉरी ठीक है सप्लायर है अनरजिस्टर्ड है रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और सर्विसेज टैक्स अंडर 9394 मतलब 93 आरसीएम और 94 के अंदर टैक्स हो जाता है। हु विल रेज द इनवॉइस? रेसिपिएंट विल रेज द इनवॉइस एज पर रूल 47A। किसके हिसाब कितने दिन के अंदर रेज करना पड़ता है इनवॉइस? विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस। उधर से विद इन 30 डेज तुझे क्या करना पड़ता है? इनवॉइस रेज करना पड़ता है। समझ रहा है क्या? दिस इज योर अमेंडमेंट नंबर 8। नेक्स्ट आता है अमेंडमेंट नंबर 9 दैट इज ई वे बिल। सर ई वे बिल में क्या होता है? देखो पहले क्या होता था कि अगर कोई भी सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन होता था ना तो वो ई वे बिल रेज ही नहीं कर पाता था। अगर कोई भी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन होता था ना तो वो ई वे बिल रेज ही नहीं कर पाता था और जिसको ई वे बिल रेज करना है एक्चुअली पर वो ई वे बिल रेज ही नहीं कर पाता था। बराबर? तो उसके लिए कुछ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना भाई। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला मालूम है? उन्होंने बोला कि एक काम करो जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसको ई वे बिल रेज नहीं कर पा रहा है वो तो एक काम करो यू हैव टू एकदम सिंपल याद रखना यू हैव टू पुट द डिटेल्स ऑफ द एंटायर ट्रांजैक्शन ऑन द कॉमन पोर्टल। जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो क्या करेगा अपने डिटेल्स कॉमन पोर्टल पे डाल देगा। बराबर? वो जो कॉमन पोर्टल है ना वो कॉमन पोर्टल पे जाने के बाद उसका एक वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के बाद एक नंबर जनरेट होगा जिसका नाम है यूनिक एनरोलमेंट नंबर और बेसिस दैट यूनिक एनरोलमेंट नंबर यू विल बी एबल टू फाइल ई वे बिल। अंडरस्टैंडिंग? इधर तो सीधा सीधा इतना ही लिख दिया फॉलोइंग अनरजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्स्ट ऑब्टेन यूनिक एनरोलमेंट नंबर बिफोर जनरेटिंग ई वे बिल। बराबर? पर मैंने तुम लोगों को और एक चीज पहले बता दिया भले अमेंडमेंट में इतना ही लिखा है पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो।
प्रैक्टिकली क्या है कि अगर किसी को नहीं जम रहा है ई वे बिल रेज करने के लिए बिकॉज़ वो अनरजिस्टर्ड है, तो वो क्या कर सकता है, वो पहले कॉमन पोर्टल पे जाके डिटेल्स डाल सकता है, उसके बाद वो वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद यूनिक एनरोलमेंट नंबर जनरेट होगा। वो जो यूनिक एनरोलमेंट नंबर होगा, उसके बेसिस पे वो ई वे बिल भर सकता है। सर ऐसे कौन लोग हैं जिनको यूनिक एनरोलमेंट नंबर का ज़रूरत होगा? नंबर 1, अगर तुम लोगों को रजिस्ट्रेशन चैप्टर याद होगा या फिर ई वे बिल का भी पॉइंट याद होगा, उसमें उन्होंने बोला है कि अगर एक पर्सन है, दैट पर्सन इज प्रोवाइडिंग इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स, इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स, बराबर? तो उनके लिए ना लिमिट लगता है 20 लाख का, कि अगर 20 लाख के ऊपर अगर तुम्हारा टर्नओवर गया, तो ही तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये लोग जो ये लोग फॉर एग्जांपल ये अमित महाजन, दिस Amit Mahajan has not taken the registration because he is supplying handicraft goods. He is supplying handicraft goods which is interstate and the turnover is up to 20 lakhs. That's why Amit Mahajan is thinking I should not take the registration. So he has not taken the registration. इसने registration नहीं लिया, बराबर? बट अगर ऐसे लोग जब इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं, उनको ई-वे बिल रेज करना मैंडेटरी होता है। ये ई-वे बिल के चैप्टर में समझेगा तुम लोग। अभी वो तो अनरजिस्टर्ड है, उसको तो ई-वे बिल रेज करना है। तो वो कैसे कर सकता है? तो वो यूनिक एनरोलमेंट नंबर रेज करके ई-वे बिल रेज कर सकता है। यही उनको इसमें अंडरस्टैंडिंग देखो, अनरजिस्टर्ड पर्सन्स मेकिंग इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। नॉर्मली अगर वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स नहीं बेचता, वो नॉर्मल इंटरस्टेट करता, तो उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लगता। बट सिंस ही इज सेलिंग हैंडीक्राफ्ट गुड्स विच इज इंटरस्टेट, वो बोल रहा है कि नहीं भाई 20 लाख तक हम लोग लिमिट दे देंगे, बराबर? तो उसके ऊपर गया तो ही तुम लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना है। तो मेरा नहीं गया ऊपर 20 लाख का, दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू टेक अ रजिस्ट्रेशन, बट रिक्वायर्ड टू जनरेट ई-वे बिल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। उसको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो यूनिक एनरोलमेंट नंबर का। ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट, एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू जनरेट ई-वे बिल, मतलब ऐसे कौन से दूसरे सिचुएशंस में जिधर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ई-वे बिल ऑप्ट कर मतलब ई-वे बिल जनरेट करना चाहता है, तो उसको भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है, यूनिक एनरोलमेंट नंबर के बेसिस पे ई-वे बिल भरना है। अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? ओके, तो 10th अमेंडमेंट पे आता है व्हिच इज इन रिलेशन टू प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज सप्लाइड बाय द सप्लायर्स ऑफ सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स। मतलब ये भी समझ इसी ऑनलाइन सर्विसेज, जो ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज, बेसिकली जो ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज होती है, उसके लिए उन्होंने बेसिकली ये पॉइंट बनाया है। देखो, ऑनलाइन मनी गेमिंग, अभी देखो एक बार इधर समझो कि रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। अगर सामने वाला, जनरल लॉ बात कर रहा हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, ठीक है? तो उसको ना जब भी मैं टैक्स इनवॉइस रिलीज कर रहा हूं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये सब चीजें लिखनी मैंडेटरी होती है। क्या? नेम ऑफ द रेसिपिएंट लिखना मैंडेटरी होता है सप्लायर के लिए, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट लिखना मैंडेटरी होता है, उसका जीएसटी आईएन लिखना मैंडेटरी होता है। भाई ये सब कुछ मैंडेटरी हो जाता है सप्लायर के लिए टू राइट अबाउट द रेसिपिएंट बिकॉज ही इज व्हाट रजिस्टर्ड। ये मैंडेटरी है, बराबर? बट अगर सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है, सामने वाला पर्सन कौन है? अनरजिस्टर्ड है, तो देखेंगे कि भाई सिग्निफिकेंट वैल्यू का सप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर सप्लाई हुआ है फॉर लेस देन 50,000 रुपीज, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू और मोर देन 50,000 रुपीज, देन इन दैट केस अगेन ये सब चीजें लिखनी है। नेम एंड एड्रेस, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, नेम ऑफ स्टेट एंड स्टेट कोड, ये सब चीजें लिखनी पड़ती है इवन दो रेसिपेंट इज अनरजिस्टर्ड बिकॉज वैल्यू 50 के ऊपर है ना, इसकी वजह से। बट अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन 50,000, तो इधर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। मतलब अगर मैं तुझे कुछ सप्लाई कर रहा हूं जो 5-6,000 का है, भाई तू तो अनरजिस्टर्ड है, तू अनरजिस्टर्ड है एंड तेरा सप्लाई का वैल्यू इज लेस देन 50,000, सो आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू पुट योर डिटेल्स इन माई टैक्स इनवॉइस अनलेस यू आस्क फॉर इट। तूने बोला नहीं भाई मुझे तो चाहिए अपने डिटेल्स, तो मैंने ठीक है दे दे, तो तेरे से डिटेल्स लूंगा, मेरे टैक्स इनवॉइस में डालूंगा और तुझे टैक्स इनवॉइस दे दूंगा, बराबर? ये तो नॉर्मल लॉ है। सामने वाला अगर रजिस्टर्ड होगा मैंडेटरी बेसिस पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, 5 रुपए का भी सप्लाई किया होगा, तो भी ये सब चीजें लिखनी पड़ेंगी, नेम ऑफ द रेसिपिएंट, एड्रेस, जीएसटी। सामने वाला पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो देखो कि वैल्यू कितना है,
वैल्यू अगर इक्वल टू और मोर देन 50,000 है वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो मुझे आजू बाजू देखना ही नहीं है, सब कुछ लिखना है टैक्स इनवॉइस। बट अगर वैल्यू ही लेस देन 50,000 है, गवर्नमेंट बोलते हैं ठीक है यार, इतना मतलब छोटे छोटे वैल्यू पे किधर हम लोग उसको बोलेंगे कि इतना इन्फॉर्मेशन डाल, बराबर। तो इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है अनलेस रेसिपिएंट आस्क फॉर इट। दिस इज अ नॉर्मल लॉ। बट उन्होंने क्या ऐड किया मालूम है आगे? मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ recording name of the state of the unregistered recipient irrespective of the value of supply। क्या बोल दिया उन्होंने कि भाई नेम ऑफ द स्टेट, ये जो नीचे के लोग हैं ना, ऑइडार, ऑनलाइन मनी गेमिंग, सप्लाई ऑफ एनी ऑनलाइन और डिजिटल सर्विसेज, मतलब ये जो ऑनलाइन सर्विसेज है, दिट डज नॉट इन्वॉल्व ओनली ऑनलाइन सर्विस, मतलब ऑनलाइन गेमिंग सर्विस। दिस ऑनलाइन सर्विस इंक्लूड्स एवरीथिंग, मतलब वो ऑइडर का सर्विस हो या फिर इंटर के लिए वैसे भी ऑइडर नहीं है, बाद में ऑनलाइन मनी गेमिंग हो या फिर एनी डिजिटल सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड, उसमें बेसिक क्या चाहिए? अगर तेरे पास बाकी कुछ नहीं होगा नहीं, तो भी एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है स्टेट, नेम ऑफ द स्टेट होना चाहिए। वो पहले, अगर वो देखना, अगर वो सामने वाला रजिस्टर्ड होगा तो खेल ही खत्म ना। बट अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट होगा तो लेस देन और मोर देन 50,000 होगा तो भी खेल खत्म, वो तो लेने ही वाले हम। बट प्रॉब्लम आता है इस पे, अगर लेस देन 50,000 जब भी होता है ना, तभी तो रिक्वायरमेंट नहीं है ना। पर उन्होंने बोला कि अगर ऑनलाइन कौन सा होगा ना, इन दिस केस तुम लोगों को एटलीस्ट क्या लेना है? नेम ऑफ द स्टेट लेना है। अंडरस्टैंडिंग? एकदम बराबर। मतलब मैं कौन सा भी ऑनलाइन सर्विस दे रहा हूँ, मेरा वैल्यू 50 के ऊपर होगा तो ये सब चीजें आ ही जाएंगी। बट अगर वैल्यू 50 के नीचे है तो एक्चुअली आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू पुट द डिटेल्स। बट अगर ये ऑनलाइन सर्विस होगी तो मुझे एक डिटेल्स एटलीस्ट मुझे मैंडेटरी बेसिस पे लेना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। करेक्ट? और जो भी नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट होगा, दैट इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो ऑनलाइन सर्विस का जिधर रेसिपिएंट है, उसका जो लोकेशन है, दैट इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने तुम लोगों को ऑनलाइन मनी गेमिंग का सर्विस दिया और तुम लोग हो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 7,000 रुपीज, बराबर है? इन दिस केस, even though your value of supply is less than 50,000, I will take your one information that is of name of the state। उसके बेसिस पे ही तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तुम लोग जो इन्फॉर्मेशन दोगे, बिकॉज इट इज मैंडेटरी ना। इफ इट इज मैंडेटरी तो तुम लोगों को देना ही पड़ेगा। तो अगर तुम लोग ने जो दोगे वही क्या बन जाएगा? तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई। अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? ओके। अभी आ जाओ रिटर्न्स अंडर जीएसटी। वेरी सिंपल पॉइंट। जीएसटीआर 7 में जो टीडीएस रिटर्न है, उसमें एक बहुत सिंपल पॉइंट पहले था। ठीक है? टीडीएस रिटर्न के केस में क्या था कि जिनको टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए, मतलब इफ आई एम रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस ड्यूरिंग द मंथ, तो मुझे जीएसटीआर 7 भरना पड़ता था। बट अभी उन्होंने बोला है कि तुम लोगों को टीडीएस भरना है या नहीं भरना है, तुम लोगों ने डिडक्ट किया है या नहीं डिडक्ट किया है, डज नॉट मैटर। अगर किया होगा तो वेल एंड गुड, जीएसटीआर 7 तो भरना ही है। बट अगर वो मंथ में कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, तो भी तुम लोगों को क्या भरना है? जीएसटीआर 7 भरना है, मतलब वो नील रिटर्न भर देना। तो जीएसटीआर 7 के लिए अभी ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्शन होगा तो ही भरो, नहीं। जीएसटीआर 7 में है ट्रांजैक्शन होगा या नहीं होगा, डज नॉट मैटर, यू हैव टू फाइल जीएसटीआर 7, दैट इज टीडीएस रिटर्न। दिस इज द ओनली अमेंडमेंट इन रिटर्न्स अंडर जीएसटी। 1A का अमेंडमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर दिया है मई जून 25 के अमेंडमेंट्स के अंदर, एकदम चकाचक। अभी आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एग्जम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। लास्ट 3 पॉइंट्स बाकी, अपना हो गया अमेंडमेंट्स। ठीक है, फटाफट। अभी ये भी कुछ है नहीं रे। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनएसडीसी और एनसीवीटी आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। पहले मालूम है क्या? ये एनएसडीसी और एनसीवीटी ने जो भी सर्विस दिया होता था, वो पूरा का पूरा क्या होता था? एग्जम्प्ट होता था। अभी उन्होंने क्या ऐड किया? ऐड किया सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनिंग पार्टनर हु इज अप्रूव्ड बाय एनएसडीसी shall also be exempt from जीएसटी। आई विल शो यू फ्रॉम आवर बुक ये पॉइंट किधर था। एक मिनट देना सर। ये देखो, आपके सामने जो दिख रहा है वो वही पॉइंट है। स्किल डेवलपमेंट सर्विस विच इज फ्रॉम एग्जाम्पशंस, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये जो लोग जब भी सप्लाई करते हैं तो उसमें उन्होंने क्या ऐड किया है? उन्होंने सिर्फ एक ही छोटा सा चीज ऐड किया है, दैट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रेनिंग पार्टनर विच इज अप्रूव्ड बाय एनएसडीसी शैल आल्सो बी एग्जाम्प्ट। इतना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं भाई। अमेंडमेंट नंबर 13 अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देखो,
Services of insurance provided by Motor Vehicle Accident Fund, constituted by Motor Vehicles Act 1988, against the contributions made by insurers out of the premiums collected for third party insurance. इसका मतलब क्या? देखो, मेरे पास गाड़ी है, मैंने क्या किया? मैंने इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके इंश्योरेंस कर दिया, बराबर? तो इंश्योरेंस तुम लोग जब भी करते हो ना, तभी क्या होता है, 2 टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है इंश्योरेंस मेरे खुद के लिए, दूसरा होता है इंश्योरेंस थर्ड पार्टी के लिए, बराबर है? और अगर थर्ड पार्टी को अगर कुछ भी हुआ, थर्ड पार्टी को अगर कुछ भी हुआ, तो वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा? थर्ड पार्टी को पैसा दे देगा। मेरी वजह से अगर थर्ड पार्टी को कुछ भी हुआ, तो थर्ड पार्टी को इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगा। जिसके लिए वो इंश्योरेंस कंपनी किससे प्रीमियम ले रहा है? अमित महाजन से प्रीमियम ले रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो थर्ड पार्टी का जो मैं पैसा भर रहा हूँ ना, इंश्योरेंस कंपनी को, सो दैट दिस फंड, मतलब इंश्योरेंस कंपनी के पास जो फंड होगा, वो थर्ड पार्टी को हेल्प करेगा अगर कुछ हुआ उनको तो। ये जो सप्लाई है, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज टैक्सेबल सप्लाई, इट विल बी कंसिडर्ड एज एग्जेम्प्ट सप्लाई। अंडरस्टैंडिंग इट इज ओनली फॉर द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। उन्होंने बोला कि ये सप्लाई नहीं, सप्लाई माना जाएगा, बट इट इज गोइंग टू बी एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। अंडरस्टैंडिंग देखो, सर्विसेज बाय इंश्योरेंस प्रोवाइडेड अंडर वॉटएवर प्रोवाइडेड बाय दिस फंड, जो फंड बना हुआ है, अगेंस्ट द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय इंश्योरर्स, मैंने पैसा दिया था, आउट ऑफ द प्रीमियम्स कलेक्टेड फॉर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल। जो थर्ड पार्टी के लिए जो प्रीमियम भरा था, वो जो प्रीमियम एक फंड में गया और फंड से वो थर्ड पार्टी को वो फायदा हुआ और उससे पैसा दिया। तो जो भी प्रीमियम पे होता है फ्रॉम इंश्योरर टू द इंश्योरेंस कंपनी, दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 14 अकॉर्डिंग टू मी इज इंपॉर्टेंट। याद है क्या तुम लोगों को? एक, अगर म्यूनिसिपैलिटी को अगर मैंने कौन सा सर्विस प्रोवाइड किया, म्यूनिसिपैलिटी को, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल देते याद है कि अगर तुम लोग ने स्ट्रीट लाइट्स जो है, वो स्ट्रीट लाइट्स का मेंटेनेंस करने का म्यूनिसिपैलिटी ने तुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, बराबर? तो अगर म्यूनिसिपैलिटी ने वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया है, तो मैं जो भी सर्विस उनको दूंगा, प्योर सर्विस, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बट उसके अंदर गुड्स भी हो सकते हैं। अगर ये गुड्स होंगे, तो इसका मैक्सिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 25% ऑफ द टोटल इनवॉइस वैल्यू कैन बी ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का टोटल वैल्यू है, तो गुड्स का मैक्सिमम प्रोपोर्शन कितना हो सकता है? 2.5 लैक्स, एंड जो बाकी के सर्विस होंगे, इट इज गोइंग टू बी व्हाट? 7.5 लैक्स। अगर ये सीन होगा, तो इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बराबर है? मैक्सिमम गुड्स का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 25%। फिर ये किधर लिखा है वो भी दिखाता हूं, देखो, गवर्नमेंट के इसमें लिखा है ये पॉइंट। देखो, कंपोजिट सप्लाई ऑफ प्योर सर्विसेज एक्सेप्ट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। उसके बाद बाय वे ऑफ एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड बाय पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, उनको अगर जो सर्विस दिया, इट इज गोइंग टू बी व्हाट? एग्जाम्प्ट, पर इफ इट इज अ प्योर सर्विस। बट नीचे ही पॉइंट दिया कि कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस भी होगा तो भी चलेगा, वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स इज मैक्सिमम 25% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई, बराबर है? तो ये तो हम लोगों का नॉर्मल पॉइंट है। भी इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट आता है कि सर एमसीडी का क्या होगा? सर एमसीडी मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही है सर, म्यूनिसिपैलिटी है। तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को, इफ इट इज अ प्योर सर्विस इट शुड बी एग्जेम्प्ट। इफ इट इज अ कंपोजिट सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज वाला, तो गुड्स का मैक्सिमम 25। यस आई अग्री, ये बराबर है। पर ये किसका होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल रोड का मेंटेनेंस होगा तो एग्जेम्प्ट है, या फिर स्ट्रीट लाइट्स का मेंटेनेंस होगा तो वो एग्जेम्प्ट है। बट अगर मैंने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने अगर कौन सा ऑफिस मेंटेन करने के लिए अगर किसी का हेल्प लिया, अगर मुझे पूछा अमित एक काम करेगा क्या, मैंने बोला यस सर, क्या काम करना है? तो उन्होंने बोला कि अपना जो ऑफिस है ना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का, उसका हाउसकीपिंग करना है, उसका फर्नीचर मेंटेनेंस करना है, ये सब करना है। अभी मैं तो सर्विस म्यूनिसिपैलिटी को ही दे रहा हूं, पर मैं कौन सा सर्विस दे रहा हूं? ये उनके ऑफिस के अंदर का मेंटेनेंस दे रहा हूं, तो दैट इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। तो जब भी एजेंसी एमसीडी को भले सर्विस दे रहा हो, वो कौन सा सर्विस है दैट मेक्स द पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। हाउसकीपिंग या फिर फर्नीचर मेंटेनेंस फॉर अपकीप of the office basically, then that is going to be what? Taxable, that is not exempt from tax. बट अगर कौन से अदर सर्विसेज होंगे, स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस, रोड मेंटेनेंस,
दैट इज गोइंग टू बी व्हाट exempt फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन में से ये पॉइंट में से वो लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं, राइट? ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज अमेंडमेंट नंबर 15, दैट इज गोइंग टू बी रूल नंबर 11A। सर क्या है रूल नंबर 11A? देखो, मार्केट में कभी कभी एक कॉमन ट्रेड प्रैक्टिस चलती है कि भाई अगर तूने ये सर्विस दिया ना, उस पर तो जीएसटी लगता ही नहीं है। नाउ मैं जब भी बिजनेस स्टार्ट किया, आजू बाजू देखा लोगों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा, सेम जो काम कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटर्स को, वो लोग इस पे जीएसटी नहीं लगाते। इसको देखा वो भी जीएसटी नहीं लगाता, उसको देखा वो भी जीएसटी नहीं लगाता। तो मैंने क्या बोला, इट इज अ कॉमन ट्रेड प्रैक्टिस कि उस पे जीएसटी लगता ही नहीं है, बराबर? तो द पॉइंट इज कि वाज देयर एनी इंटेंशन टू डू एनी काइंड ऑफ फ्रॉड? नहीं, मेरा तो कुछ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं था। मैंने जीएसटी क्यों नहीं लगाया था? मैंने जीएसटी नहीं लगाया था बिकॉज इट वाज अ कॉमन ट्रेड प्रैक्टिस, और बाकी कोई भी उस पे जीएसटी लगाता ही नहीं था, या फिर जीएसटी लगा था पर लोअर रेट पे लगाता था। लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं, इस पे 18 ने, इस पे 5% ही लगना चाहिए। तो इट्स अ कॉमन ट्रेड प्रैक्टिस कि उस पे 5% ही लगा रहा, तो मैं भी 5% लगाया। पर गवर्नमेंट को बाद में समझा, अरे बाबा ये सब लोग 5% लगा रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने बाद में इनवॉइसेस इशू, सॉरी, नोटिसेस भेजने चालू किए। नाउ द पॉइंट इज, मुझे नोटिस आया, मैं बोला सर मेरा तो कुछ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन था ही नहीं। जो बड़े बड़े लोग हैं, इट इज अ कॉमन ट्रेड प्रैक्टिस टू अप्लाई 5%, तो इसीलिए भी मैंने क्या किया, 5% ही लगाया। तो ऐसा पहले हो रहा था, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने, लॉ और लॉ मेकर्स ने बोला हाँ यार, इनका तो इंटेंशन तो गलत नहीं था। एवरीबडी वाज अप्लाइंग 5%, दैट्स व्हाई ही आल्सो अप्लाइड 5%। सिंस द इंटेंशन इज नॉट टू मेक एनी काइंड ऑफ फ्रॉड, रूल नंबर 11A इंट्रोड्यूस करके एक पावर दिया है, नॉट टू रिकवर द जीएसटी, not to recover the GST not levied or short levied as a result of general practice। ये बेसिकली अपने फायदे के लिए है। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डाइजेस्ट कि अपने फायदे के लिए किया उन्होंने, गवर्नमेंट ने, बट तो भी ये अपने फायदे के लिए है, और गवर्नमेंट को पावर देके रखा कि भाई इनसे तूने जीएसटी कलेक्ट नहीं किया तो भी चलेगा, हाँ इसके आगे कलेक्ट करो, बट पहले का जो किया हुआ है वो तुम लोग कलेक्ट नहीं किया तो भी चल जाएगा। ऐसा नहीं कि हाँ चल रहा है 5%, हाँ ठीक है 5% ना, अभी आगे 5, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। पहले के जो तुम्हारे कर्म थे, जो भले तुम लोगों के मालूम नहीं थे इसकी वजह से ये किया होगा, एंड फ्रॉडुलेंट मैनर में नहीं किया होगा, तो पहले किया हुआ चलो ठीक है, आगे से ध्यान रखना, अभी 18% ही लगाना है। जो आगे किया तो फटके मारो, बट अगर पहले किया होगा देन इन दैट केस वो रिकवर नहीं किया तो भी चलेगा, बिकॉज इट वाज अ जेन्युइन मिस्टेक, राइट? सो एक एक्सप्लेनेशन दिया है, समटाइम्स ड्यू टू कॉमन ट्रेड प्रैक्टिस टैक्स पेयर्स डू नॉट कलेक्ट द टैक्सेस और कलेक्ट्स एंड पे लेसर टैक्सेस, ठीक है? सो सेक्शन नंबर 11A, the rule number 11A gives power to the government to not recover short levy of taxes which was not paid due to general trade। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और नीचे स्टूडेंट नोट से अगर तुम लोगों को कुछ भी लिखना होगा तो तुम लोग लिख सकते हो, राइट? सो अगर मैंने देखा कि सर किसमें से पॉइंट्स आ सकते हैं एग्जाम में, मैं बताऊं नेगेटिव लिस्ट में से देयर इज अ पॉसिबिलिटी पॉइंट आएगा। सो ए कैटेगरी का अमेंडमेंट्स मार्क करके रखता हूं मैं। सी सभी ए कैटेगरी है, पर उसमें भी सबसे ज्यादा चांस आने का, तो ये है अमेंडमेंट नंबर 1। उसके बाद ये चार्ज वाले सभी है वैसे, ये डीडीए ठीक है, ये एक बार पढ़ के रखने का। उसके बाद आरसीएम, हाँ ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसमें से आ सकता है, ये है आ सकता है। ये तो तुम लोगों को ऑलरेडी कवर्ड है 30 डेज वाला, ये ई वे बिल ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई वाला एक बार करके रखना। उसके बाद आ सकता है वो ये अमेंडमेंट नंबर 14, एंड अगर कभी एमसीक्यू में पूछा तो अमेंडमेंट नंबर, बाकी तो ठीक है, बाकी तुम लोगों को मालूम है। सो यस दोस्तों, हम लोग ने विद इन 45 मिनट्स, 43 मिनट्स रादर, वी हैव कवर्ड ऑल द अमेंडमेंट्स इन द मोस्ट ब्यूटीफुल मैनर। आई होप दैट दिस एंटायर वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, एंड अगर आपके लिए, आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर 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 बताना, बिकॉज यार कम टाइम में तुम लोगों को ये अमेंडमेंट्स लेके देने का एक मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था, तो वो मुझे मैंने अच्छे से वो फुलफिल किया है। और यस अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों के साथ भी शेयर करना, लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके जरूर बताना, और इसका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दिस इज अमित महाजन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय।